अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। मैं आपको 5 जगत वर्गीकरण पद्धति के मुख्य लक्षण करा रही थी, जिसमें मैंने आपको सारे लक्षण कंप्लीट करा दिए थे। कोशिका संगठन, कोशिका शारीरिक संरचना और आपका मैंने पोषण विधि सब मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। आपका सिर्फ एक लक्षण रह गया था, वो आज मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगी। और इस लक्षण के बाद आपके ये 5 जगत के मुख्य लक्षण, जो वर्गीकरण के जो मुख्य लक्षण है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ये आपका लास्ट लक्षण है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको क्या कराऊंगी, इसके बाद जो मैं आपको वीडियो बनाऊंगी, जो वीडियो पढ़ाऊंगी, जो अगर टॉपिक आपका होगा वो रहेगा जो मैंने 5 जगत है ना, जो RH विटेकर ने 5 जगत हमें दिए हैं। तो उसमें सबसे पहला क्या है, मोनिरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक पादप जंतु, इस तरीके से है ना। तो सबसे पहला है मोनिरा, तो मोनिरा के बारे में हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, और प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। उसके बाद जो आपका पादप, कवक और जंतु, इनके बारे में पढ़ेंगे हम चैप्टर थर्ड में। ठीक है। लेकिन अभी की आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी जाति वृत्तीय संबंध, जो इसका एक लक्षण हमारा रह गया था बाकी, वो मैं इस वीडियो में आपका कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, जाति वृत्तीय संबंध क्या है, ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप आखिर है क्या, ये आप समझिएगा। देखिए, आप यहाँ एक चीज समझिए, जो वर्गीकरण आपने पढ़ा, इसमें आपने यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ा, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ा, जंतु, कवक, पादप, जीवाणु, सबके बारे में आपने पढ़ा, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। लेकिन आपने कहीं भी विषाणु के बारे में पढ़ा? विषाणु के बारे में कहीं नहीं है। इसके अंतर्गत विषाणु को नहीं रखा गया, वायरस को नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया वायरस को? इसका क्या रीजन था? वायरस को ना रखने का क्या रीजन था? कोई तो रीजन होगा, तो मैं आपको बताती हूँ क्या रीजन था, वायरस क्यों नहीं रखा गया इस वर्गीकरण में। देखिए, वायरस क्या होता है, जब वायरस कोशिका के अंदर होता है ना, सेल के जब अंदर होता है, जब कोशिका के अंदर होता है तो सजीव होता है। कोशिका के अंदर तो ये सजीव होता है, लेकिन इसको रखा क्यों नहीं गया? अब वर्गीकरण में सभी सजीवों को रखा गया था। अब जब ये सजीव है तो इसको क्यों नहीं रखा गया? तो इसको इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि जब ये कोशिका से बाहर जाता है ना, जब ये कोशिका के बाहर होता है तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होता, ये निर्जीव हो जाता है। ठीक है, कोशिका के बाहर क्या हो जाता है? निर्जीव हो जाता है। तो इसी कारण, यही वजह है कि इसको इस वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं रखा गया। अब ये जाति वृत्तीय रिलेशनशिप क्या है, सॉरी, जाति वृत्तीय संबंध, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, ये आप समझिए। अब विषाणु का क्या हुआ? विषाणु को देखा हमने, तो ये कोशिका के अंदर तो सजीव था, लेकिन कोशिका के बाहर निर्जीव। अब इसको विकास किया किसमें? फिर आई प्रोकैरियोटिक कोशिका। विषाणु का विकास हुआ थोड़ा, तो क्या आई? प्रोकैरियोटिक कोशिका आई, जिसको वर्गीकरण में रखा गया। लेकिन वर्गीकरण में अगर हम देखें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका बहुत सामान्य है, बहुत साधारण है, इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में मैंने आपको बताया भी था कोशिका के चैप्टर में कि क्या पाया जाता है, सिर्फ DNA पाया जाता है, प्लाज्मिड होता है, मीसोसोम होता है, इसके अलावा इसमें ज्यादा कुछ नहीं पाया जाता। ठीक है, लेकिन ये सजीव है, इसलिए इसको वर्गीकरण में रखा गया। ये पूर्ण रूप से सजीव है, ठीक है, सजीवों में पाई जाती है। तो इसने क्या, अब प्रोकैरियोटिक कोशिका आई, इसके बाद क्या, थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ, फिर क्या आई? यूकैरियोटिक कोशिका आई। इसमें क्या हुआ? इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका के देखे हुए इसमें क्या हुआ, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। इसमें कोशिकांग पाए जाने लगे, इसमें नाभिक पाया जाए, न्यूक्लियस पाया गया, कोशिकांग पाए गए। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस रहा, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस रहा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया इसमें रहा, इसमें राइबोसोम और काफी चीजें इसमें रही, राइबोसोम इसमें रहा, इसमें गाल्जी बॉडी रही, गाल्जी बॉडी इसमें पाई गई। ठीक है, काफी चीजें इसमें पाई गई। फिर इसके बाद थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ इसका, फिर इसमें क्या हुआ, हरित लवक, पौधे में हमने देखा तो हरित लवक पाया गया, नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया और आपके राइबोसोम इसमें पाए गए। ठीक है,
इसमें काफी चीजें इसमें यूकेरियोटिक कोशिका में पाई गई। ठीक है, तो ये जो विकास की जो श्रेणी बन रही है ना, जो विकास की जो सीरीज ही बन रही है, तो इसी विकास को क्या बोलते हैं, जातिवृत्तीय संबंध बोलते हैं। कि अभी विषाणु में हमने देखा तो कोशिका सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। हाँ, एक चीज और, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है, तो वो क्या है, विषाणु। विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानी जाती है। ठीक है, अब विषाणु में देखा हमने कोशिका के अंदर सजीव है लेकिन बाहर निकलते ही इसका कोई अस्तित्व नहीं रहा, तो ये इसके बाद थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, प्रोकैरियोटिक कोशिका बनी। इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं पाया जा रहा था, डीएनए पाया जा रहा था वही बिखरा हुआ, और मिसोसोम प्लाज्मिड, इसमें नाभिक नहीं था, कोई भी कोशिकांग नहीं था, कुछ नहीं था। उसके बाद यूकेरियोटिक कोशिका आई, इसमें कैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, नाभिक पाया जा रहा था, और भी बहुत सारे कोशिकांग जिसमें अंदस्त्रावी जालिका, बहुत कुछ इसमें यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जा रहा है। ठीक है, फिर थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ, फिर इसमें हरित लवक जो पौधों में, जिससे ये हरित लवक हुआ तो पौधे अपना भोजन का निर्माण खुद से करने लगे हरित लवक की सहायता से। तो यही जो विकास हुआ ना, तो ये जातिवृत्तीय विकास इसी को बोलते हैं। जैसे पौधों में होता है, पौधों में शैवाल, शैवाल में क्या, शैवाल में कुछ भी नहीं पाया जाता। शैवाल में ना पत्ती, ना तना, ना जड़, ना पुष्प उत्पन्न होते, ना कोई बीज होता है, कुछ नहीं होता। ठीक है, शैवाल के बाद क्या बना, शैवाल से थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, थोड़ा विकास हुआ, तो क्या, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में हमें पत्ती जैसी संरचना दिखाई दी। शैवाल के अकॉर्डिंग ब्रायोफाइटा में पत्ती जैसी संरचना दिखाई दी। उसके बाद और डेवलपमेंट हुआ और विकास हुआ। उसके बाद क्या आया, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में हमें पत्ती भी दिखाई दी और तना भी था, जड़ भी थी। ठीक है, लेकिन उसमें क्या नहीं थे, ना तो उसमें पुष्प उत्पन्न हो रहे थे, ना कोई बीज उत्पन्न हो रहा था। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में सब कुछ पाया गया। जिम्नोस्पर्म में आपका पत्ती भी थी, जड़ जैसी संरचना भी, पत्ती भी थी, जड़ भी थी और बीज भी उसमें थे, लेकिन उसमें पुष्प उत्पन्न नहीं हो रहे थे। उसके बाद क्या, एंजियोस्पर्म आया। एंजियोस्पर्म में सब कुछ था, उसमें जड़ भी थी, तना भी था, पत्ती भी थी, पुष्प भी उत्पन्न हो रहे थे, बीज भी थे, सब कुछ था। तो यही विकास होता गया। ठीक है, इसी विकास को क्या बोलते हैं, जातिवृत्तीय संबंध बोलते हैं। क्लियर हुआ आपका? अब एक बार आप ये लिख लीजिए। तो आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, जातिवृत्तीय संबंध, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे, जीवों की विभिन्न जातियों, संघों और जगत के विकास क्रम के अध्ययन से इन जीवों के विकासीय संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। उसके आगे आप लिखेंगे, ये आपके समझ में आया ना, अब आप लिख लीजिए इसको। इसके आगे आप लिखेंगे, इसी संबंध को जातिवृत्तीय संबंध कहते हैं। यदि विकास की ओर देखें तो पाएंगे कि विषाणु निर्जीव व सजीव के मध्य की कड़ी है। फिर प्रोकैरियोट बने जो एक कोशिकीय थे, इन्हें मोनेरा जगत में रखा गया। इसके पश्चात प्रोटिस्टा, पादप, कवक जंतु जगत विकसित हुए। ठीक है, तो इसी विकास को क्या बोलते हैं हम, जातिवृत्तीय संबंध बोलते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आपका ये 5 जगत वर्गीकरण के मुख्य लक्षण पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी मोनेरा के बारे में। अब इस जगत को हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। ये जो 5 जगत है ना, इन जगत को अब हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। इस चैप्टर में मोनेरा, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आएगा, उसमें हम कवक, पादप और जंतु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप कोई टॉपिक समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स यस जरूर लिखें, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।